परछाई एपिसोड 223। अब आगे। अगली सुबह निशा उछलते कूदते हुए अपने रूम से बाहर आ रही थी। वो आगे बढ़ते हुए शिकायत भरे अंदाज में खुद से कहती है, मेरी एक्साइटिंग लाइफ कितनी बोरिंग हो गई है। एक विवेक है जो रात भर उस दृष्टा से काला जादू सीखकर सुबह सोते रहता है, और दूसरी सुहानी जिससे ज्यादा बात करना मुझे अलाउड ही नहीं है, क्योंकि वो पागल आत्मा उसका दिमाग पढ़ सकता है। इसके ऊपर से मैं कई दिनों से इस घर के बाहर ही नहीं निकली हूँ। कई दिनों से ना किसी की पिटाई की है, ना धमकी दी है, और ना ही किसी को बेवकूफ़ बनाया है। राघव को किडनैप करने के बाद से मैंने कुछ भी एक्साइटिंग नहीं किया है। हे भगवान, मुझ नादान बच्ची को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो। कुछ देर खामोश रहने के बाद निशा उदास होकर कहती है, बेचारी सुहानी, उसकी हालत तो मुझसे भी बदतर है। हमने तो उसे बॉयकॉट ही कर दिया है। ये कहते हुए निशा सुहानी के रूम के पास पहुंच जाती है। निशा रूम को नॉक करती है। अंदर से सुहानी की आवाज आती है, कम इन। ये सुनकर निशा रूम के अंदर चली जाती है। वो अंदर आकर सामने जो देखती है उसे देखकर हैरान रह जाती है। सुहानी मिरर के सामने बैठी थी और उसके ड्रेसिंग टेबल पर मेकअप का सामान बिखरा हुआ था। सुहानी के सामने लगभग 1 दर्जन लिपस्टिक थे, जिसे एक के बाद एक वो ट्राई कर रही थी। निशा ने सुहानी को पहले कभी ऐसा करते नहीं देखा था। वो नेचुरली बहुत खूबसूरत थी और ज्यादा मेकअप नहीं करती थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर हैवी मेकअप था, जिसे वो बार बार मिटाकर फिर से अप्लाई कर रही थी। निशा को ये सब देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो अपना सर झटकती है और अपनी आंखें मलने लगती है और फिर से सुहानी की तरफ देखती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि वो सपना तो नहीं देख रही है। निशा हड़बड़ाते हुए सुहानी के पास आती है और उसके हाथ से वो लिपस्टिक छीन लेती है, जिसे सुहानी अभी लगा रही थी। सुहानी बिना कुछ रिएक्ट किए मुस्कुराते हुए निशा से कहती है, क्या हुआ निशा, तूने मुझसे लिपस्टिक क्यों ले लिया? क्या ये अच्छा नहीं है? रुक, मैं दूसरा ट्राई करती हूँ। ये कहकर सुहानी दूसरा लिपस्टिक उठाकर अपने होठों पर अप्लाई करने लगती है। वो पाउट बनाकर खुद को मिरर में बड़े प्यार से देख रही थी और उसने निशा को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। निशा फिर से सुहानी के हाथ से वो लिपस्टिक छीनकर कहती है, सुहानी, ये तुझे क्या हो गया है? तू इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही है? सुहानी अनजान बनकर कहती है, मैं क्या कर रही हूँ? खैर, मुझे मेरी लिपस्टिक दे। ये कहकर सुहानी निशा से वो लिपस्टिक ले लेती है। निशा परेशान होकर सुहानी को देखते हुए अपने कदम पीछे लेने लगती है। कुछ दूर जाकर वो रुक जाती है और रोनी सी शक्ल बनाकर खुद से कहती है, एक तो विवेक कुछ दिनों से अजीब अजीब हरकतें कर रहा है और अब मेरी बेस्ट फ्रेंड भी पागल हो गई। मैं अकेली समझदार इंसान इन दोनों को कैसे संभालूंगी? निशा ये सब बड़बड़ा ही रही थी, तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और युवराज रूम में आता है। बाहर आकर उसकी नज़र निशा पर जाती है, जो लगभग रोते हुई सुहानी को देख रही थी और उसी में खो गई थी। युवराज निशा के पास जाकर कहता है, क्या हुआ? अचानक से किसी की आवाज़ सुनकर निशा डर जाती है और फौरन उस आवाज़ की तरफ देखती है। उसके पास युवराज खड़ा उसे ही देख रहा था। निशा दुखी होकर कहती है, युवराज सर, इतने सारे लोगों ने सुहानी के दिमाग के साथ खेला है कि अब मेरी बेस्ट फ्रेंड पागल हो गई है। देखिए कैसी अजीब अजीब हरकतें कर रही है। युवराज ना में अपना सर हिलाकर कुछ कहने ही वाला होता है, तभी निशा अपनी आंखें छोटी करके युवराज को देखती है और उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने ही हम सबको हाउस अरेस्ट कर लिया है। बेचारी सुहानी बाहर नहीं जा पा रही है, और देखिए क्या हो गया। युवराज निशा को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, लिसन, सुहानी को कुछ नहीं हुआ है। निशा चिढ़कर कहती है, कैसे कुछ नहीं हुआ है? आप उसकी हरकत नहीं देख रहे क्या? मेरी बेस्ट फ्रेंड पागल हो गई है। युवराज एक गहरी सांस लेकर कहता है, ये पागल नहीं हुई है, किसी और को पागल बना रही है। निशा कंफ्यूज होकर कहती है, क्या मतलब? युवराज जवाब देता है, वो साया हर वक्त सुहानी के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और हर वक्त उसके दिमाग पर नजर रख रहा है, जिससे उसे हमारे सेटअप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और ये मैडम ये सब करके उसे चिढ़ा रही है। युवराज का जवाब सुनकर निशा के चेहरे की परेशानी गायब हो जाती है और वो खुश होकर कहती है, इसका मतलब वो साया सुहानी से हमारा प्लान जानने की कोशिश कर रहा है और उसे सिर्फ लिपस्टिक के शेड्स और मेकअप के बारे में पता चल रहा है। युवराज बिना कुछ कहे सुहानी की तरफ देखने लगता है। ये जानकर कि सुहानी सच में पागल नहीं हुई है, निशा खुश होकर सुहानी के पास जाती है और पीछे से उसके गाल में किस करके कहती है, थैंक गॉड, तू बिल्कुल ठीक है। मेरी तो जान ही निकली जा रही थी।
सुहानी अपनी हंसी छुपाते हुए निशा के सामने लिपस्टिक लाकर कहती है, ये कैसा है? क्या मैं इसे तुझ पर अप्लाई करूं? निशा अपने कदम पीछे लेकर कहती है, नहीं, इसे तू ही लगा, और अगर मेकअप कम पड़े तो मुझे बता देना, मैं और ला दूंगी। ये कहकर निशा उछलते हुए रूम से बाहर चली जाती है। युवराज निशा के जाने के बाद खुद से कहता है, मुझे इन तीनों को उस साए के सामने ले जाकर खड़ा कर देना चाहिए। वो मरेगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन पागल जरूर हो जाएगा। ये कहकर युवराज सुहानी को देखता है। उसे सच में सुहानी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। काफी दिनों से वो सुहानी से खुलकर बात भी नहीं कर पा रहा था, और सुहानी बिना कोई कंप्लेन किए सब कुछ आराम से टॉलरेट कर रही थी। युवराज सुहानी के पास जाता है और उसे पीछे से हग करके मिरर में उसे देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी। सुहानी भी मिरर से युवराज को देखते हुए कहती है, आप आई लव यू कहते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। ये सुनकर युवराज सुहानी का चेहरा अपनी तरफ करके उसे गले से लगा लेता है और कहता है, आई प्रॉमिस, मैं बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा। सुहानी युवराज की मौजूदगी महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद करके कहती है, मुझे पता है। इधर अर्नव, समायरा, निशा और विवेक स्टडी रूम में बैठे कुछ बातें कर रहे थे। तभी वहां युवराज आकर बैठ जाता है। सभी उत्सुकता से युवराज को देखने लगते हैं। युवराज बड़े संजीदगी के साथ कहता है, हमें परसों अपने काम को अंजाम देना होगा। युवराज के ऐसा कहने पर सभी चौंक जाते हैं। समायरा फौरन कहती है, हम अभी तैयार नहीं हैं। विवेक भी समायरा की बात से सहमत होकर कहता है, हाँ युवराज सर, हम अभी उनसे नहीं लड़ सकते। युवराज उनकी प्रॉब्लम अच्छे से समझ रहा था, लेकिन अब उसके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था। वो उन सबको समझाते हुए कहता है, पद्मिनी ने कहा है कि उससे पहले हमें उस पर अटैक करना होगा, और उसके हिसाब से अब वक्त आ गया है। युवराज की बात पूरी होते ही वहां सन्नाटा छा जाता है। अब सभी के माथे पर परेशानी की लकीरें साफ दिखाई देने लगती है। कुछ देर बाद समायरा उस खामोशी को तोड़ते हुए कहती है, ठीक है, अगर ये जरूरी है तो हम परसों ही जाएंगे। निशा भी समायरा से सहमत होकर कहती है, हाँ, पद्मिनी ने कहा है तो कुछ सोच समझकर ही कहा होगा, हमें परसों ही वहां जाना चाहिए। युवराज निशा की तरफ देखते हुए कहता है, तुम और S.P. सिंह हमारे साथ नहीं जाओगे? युवराज की बात सुनते ही निशा और अर्नव अपनी जगह से उठकर एक साथ कहते हैं, क्यों? समायरा उन्हें जवाब देते हुए कहती है, वहां बहुत खतरा है, तुम दोनों का वहां जाना सही नहीं है, वैसे भी तुम्हारा वहां कोई काम नहीं है। अर्नव समायरा पर गुस्सा करते हुए कहता है, क्यों? हमारे पास तुम लोगों की तरह सुपर पावर्स नहीं है, तो हम तुम्हारे किसी काम के नहीं है। निशा भी इरिटेट होकर कहती है, आज से 3 साल पहले भी मेरे पास कोई पावर्स नहीं थी, लेकिन उस रात अगर मैं आप लोगों के साथ नहीं जाती तो आज वो मारीच अपनी साधना पूरी करके आपके सर पर नाच रहा होता और आप लोग उससे लड़ने की हालत में भी नहीं होते। निशा का जवाब सुनकर सब खामोश रह जाते हैं। वो बिल्कुल सही कह रही थी, वही एकमात्र वजह थी कि मारीच अपनी साधना पूरी नहीं कर पाया था। तभी निशा की नज़र अर्नव पर जाती है, जो उसे अजीब तरह से देख रहा था। अर्नव के मन की बात समझकर निशा विवेक पर उंगली पॉइंट करके कहती है, और तुम बहुत उड़ रहे हो ना अपने पावर्स की वजह से। एक बात अच्छे से याद रखना, उस रात अर्नव सर ने भैरवनाथ को घायल किया था। तुमने उसके घायल होने के बाद ही उस पर कटार से हमला किया था। अगर उस रात अर्नव सर नहीं होते ना तो भैरवनाथ तुम्हें कच्चा खा जाता। निशा की बात सुनकर अर्नव भी रिलैक्स हो जाता है। विवेक अपना बचाव करते हुए कहता है, हम तो बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए ऐसा कह रहे हैं। निशा कहती है, हमारी सेफ्टी हम देख लेंगे, लेकिन हम दोनों भी वहां जाएंगे। ये कहकर निशा अर्नव के पास जाती है और उसके हाथ में अपना हाथ डालकर खड़ी हो जाती है। अर्नव भी निशा से सहमत होकर कहता है, हाँ, मैं भी आप लोगों को हमारे बिना नहीं जाने दूंगा। युवराज कुछ सोचकर कहता है, ठीक है, आप दोनों भी हमारे साथ चल सकते हैं। अर्नव और निशा भी खुश हो जाते हैं। समायरा को युवराज का ये फैसला सही नहीं लगता, लेकिन वो भी कुछ नहीं कहती। समायरा अच्छे से जानती थी कि निशा और अर्नव उसकी बातों को नहीं मानने वाले हैं। समायरा युवराज से कहती है, तो क्या प्लान है? सभी युवराज को सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। युवराज कहता है, मैं और सुहानी मिलकर ही उसे खत्म कर सकते हैं, इसलिए हमें विशिंग वेल के अंदर जाना होगा। समायरा कहती है, तो ठीक है, तुम दोनों सिंघानिया मेंशन के उस रास्ते से विशिंग वेल के अंदर जाओगे। मैं और विवेक उन रक्षकों को तुमसे दूर रखेंगे। निशा फौरन कहती है, और हम क्या करेंगे? अर्नव की आंखों में भी यही सवाल था। युवराज कुछ सोचकर कहता है,
1000 साल पहले मारीच ने अपनी साधना करते हुए अपना शरीर छोड़ दिया था। उसका कंकाल अभी भी विशिंग वेल के अंदर है। जैसे मृदुला को खत्म करने के लिए हमने उसकी अस्थियां डिस्ट्रॉय की थी, बिल्कुल उसी तरह हमें मारीच के कंकाल को भी डिस्ट्रॉय करना होगा। तुम और S.P. सिंह विशिंग वेल के अंदर उसके कंकाल को ढूंढोगे, और जैसे ही वो मिलता है आप लोग उसे हमारे पास लेकर आओगे। निशा अपना टास्क मिलने पर खुश हो जाती है और अर्नव सिर्फ हाँ में अपना सर हिला देता है। विवेक कंफ्यूज होकर कहता है, लेकिन युवराज सर, आप उसे मारोगे कैसे? युवराज कुछ सोचते हुए कहता है, एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता। शायद ये सुहानी जानती है, हो सकता है हमेशा की तरह वक्त आने पर उसे कुछ याद आ जाए। रात हो चुकी थी। विवेक और समायरा जंगल के बीच दृष्टा के सामने बैठे थे। विवेक हमेशा की तरह दृष्टा से डरा हुआ लग रहा था और समायरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस थी। दृष्टा विवेक को देखते हुए कहती है, मैं ये कर सकती हूँ लेकिन इसके बाद तू ज्यादा दिन जी नहीं पाएगा। इस बार वो लड़की भी तुझे बचा नहीं पाएगी। दृष्टा सुहानी की बात कर रही थी। दृष्टा की बातें सुनकर समायरा और विवेक की आंखों में डर साफ दिखने लगता है। अगले ही पल विवेक खुद को संभालते हुए कहता है, मुझे मंजूर है, आप अपना काम पूरा कीजिए। समायरा विवेक को डांटते हुए कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? दृष्टा ने अभी अभी क्या कहा? तुम मर जाओगे और इस बार सुहानी भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। एक साथ इतनी काली शक्तियों को जागृत करना बहुत खतरनाक है। विवेक मजबूती के साथ कहता है, समायरा, हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं तो मरूंगा ही, बाकी लोगों को भी नहीं बचा पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो शायद उन रक्षकों को कुछ देर और रोक पाऊंगा। समायरा विवेक को रोकने के लिए आगे कुछ कहने वाली होती है, तभी विवेक उसे बीच में टोकते हुए कहता है, बहस करने के लिए अब हमारे पास वक्त नहीं बचा है। हमारी किस्मत हमें यहाँ लेकर आए है और अब मैं अपनी जिंदगी अपने किस्मत के भरोसे छोड़ देना चाहता हूँ। समायरा के पास विवेक की बातों का कोई जवाब नहीं था। दृष्टा भी हैरान होकर विवेक को ही देख रही थी। अब तक उसे विवेक एक डरपोक लड़का लग रहा था, जिसके पास गलती से भैरवनाथ की शक्तियां आ गई थी। दृष्टा हमेशा से उसकी आंखों में अपना खौफ देखती आ रही थी, लेकिन आज उसे ये जानकर आश्चर्य हो रहा था कि इस लड़के को अपनी मौत का डर ही नहीं है। विवेक दृष्टा से फिर से कहता है, दृष्टा जी, आप प्लीज शुरू कीजिए। दृष्टा बिना कुछ कहे वो क्रिया शुरू कर देती है और समायरा परेशान होकर एक बार विवेक तो एक बार दृष्टा को देखने लगती है। एपिसोड 224। अब आगे। विवेक दृष्टा से कहता है, दृष्टा जी, आप प्लीज शुरू कीजिए। दृष्टा बिना कुछ कहे वो क्रिया शुरू कर देती है। समायरा परेशान होकर एक बार दृष्टा तो एक बार विवेक को देखने लगती है। समायरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो इस तरह विवेक को मौत के मुंह में नहीं जाने दे सकती थी और ना इस वक्त उसे रोक सकती थी। समायरा को बचपन से अपनी माँ रक्षा के अलावा किसी से लगाव नहीं था। वो हमेशा से अकेले रहते आई थी, लेकिन अर्नव और इन सब से समायरा को जो केयर और इज्जत मिली थी, उससे कहीं न कहीं समायरा के दिल उनके लिए जगह बन गई थी। समायरा को उन सब से गहरा अटैचमेंट हो गया था, लेकिन इस वक्त कोई भी बात उसके कंट्रोल में नहीं थी। वो बस ये सब देख सकती थी क्योंकि विवेक जो फैसला अभी ले रहा था, वही फैसला समायरा पहले ही ले चुकी थी। दृष्टा अपनी आंखें बंद किए हुए लगातार मंत्रों का जाप कर रही थी। उसकी भयानक आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पहली बार था जब विवेक दृष्टा से डर नहीं रहा था और वो एकटक उसे ही देख रहा था। कुछ देर बाद दृष्टा अपनी आंखें खोलती है और विवेक की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, उसे मुझे दो। विवेक समायरा को देखता है, जो हाँ में अपना सर हिला देती है। समायरा की सहमति मिलने पर विवेक अपने जैकेट के अंदर से एक कटार निकालकर उसे देखने लगता है। उस कटार को देखते हुए विवेक के दिमाग में वो सीन चलने लगता है जब उसी कटार से उसने भैरवनाथ को मारा था। विवेक वो कटार दृष्टा की तरफ बढ़ा देता है। दृष्टा विवेक के हाथ से वो कटार ले लेती है और उसे गौर से देखने लगती है। वो अपना हाथ फिर से विवेक की तरफ बढ़ाकर कहती है, अपना दाहिना हाथ आगे करो। विवेक थोड़ा झिझकते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। उसके उस हाथ में श्राप की वजह से पहले ही दर्द हो रहा था। दृष्टा विवेक का हाथ अपने एक हाथ में लेती है। दृष्टा का हाथ विवेक के हाथ से 2 गुना था। ऐसा लग रहा था जैसे दृष्टा ने किसी बच्चे का हाथ पकड़ा हो। उसके दूसरे हाथ में वो कटार थी, जिसे देखते हुए दृष्टा कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। उस मंत्र के पूरे होते ही दृष्टा विवेक के हाथ पर बने उस श्राप के निशान पर कटार चला देती है।
दृष्टा के ऐसा करते ही विवेक दर्द से चीख पड़ता है और अपना हाथ वापस लेने की कोशिश करने लगता है, लेकिन दृष्टा की पकड़ से छूट पाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। दृष्टा लगातार 3 बार उस श्राप के निशान पर उस कटार से चोट पहुंचाती है। विवेक अब दर्द से तड़पते हुए चीख रहा था, लेकिन दृष्टा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। विवेक का चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। समायरा से भी विवेक की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो अपनी नजरें वहां से हटा लेती है। विवेक के श्राप पर चोट पहुंचाने के बाद दृष्टा उसका हाथ हवन कुंड के ऊपर रख देती है, जिससे उसके हाथ से निकलने वाला खून कुंड में गिरने लगता है। कुछ देर ऐसा करने के बाद दृष्टा विवेक का हाथ छोड़ देती है और थोड़ा हैरान होकर कहती है, मुझे अब तक लगता था कि ये शक्तियां तुम्हें गलती से मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई तो वजह है जो इन शक्तियों के लिए सिर्फ तुम्हें चुना गया है। और ये कहते हुए दृष्टा रुक जाती है। ये सुनकर विवेक अपना दर्द भूल जाता है और क्यूरियस होकर कहता है, और क्या? दृष्टा जवाब देती है, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, और अब धीरे धीरे तुम्हारे अंदर उस तांत्रिक की सारी शक्तियां जागृत होती जाएगी। जब तक तुम्हारा ये शरीर इसे संभाल पाएगा, तुम जिंदा रहोगे। विवेक कुछ सोचकर कहता है, कितना वक्त है मेरे पास? दृष्टा जवाब देती है, जब मारोगे तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। ये कहकर दृष्टा अपने जगह से उठ जाती है। ये देखकर समायरा और विवेक भी वहां से उठकर खड़े हो जाते हैं। दृष्टा कहती है, मेरा काम पूरा हुआ, अब तुम अपना वादा याद रखना। समायरा बिना कुछ कहे हाँ में अपना सर हिला देती है। विवेक सवालिया नजरों से समायरा को देखकर कहता है, कैसा वादा? समायरा विवेक के सवाल को टालते हुए कहती है, कुछ नहीं, चलो यहाँ से। ये कहकर समायरा विवेक को लेकर वहां से चली जाती है। दृष्टा उन्हें जाते हुए देखकर किसी सोच में डूब जाती है। कुछ देर वो इसी तरह से वहां खड़ी रहती है और फिर उसे किसी चीज का एहसास होता है। दृष्टा फौरन पीछे मुड़ जाती है। वो अपने सामने जो देखती है उसे देखकर चौंक जाती है और गुस्से से गुर्राने लगती है। इधर विवेक और समायरा जंगल से दीवान विला में आ जाते हैं। विवेक अब काफी कमजोर हो गया था और ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। कुछ देर पहले दृष्टा ने जो भी विवेक के साथ किया था, उसकी वजह से अभी विवेक की ऐसी हालत हो गई थी। समायरा को विवेक की ऐसी हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वो विवेक को ब्लैंकेट से कवर करके वहां से चली जाती है। विवेक के रूम से बाहर आने के बाद समायरा जैसे ही अपने रूम में जाने वाली होती है, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। कुछ सोचकर वो अपने रूम को छोड़कर दूसरी तरफ बढ़ जाती है। समायरा एक रूम का दरवाजा खोलकर उसके अंदर जाती है। वो देखती है कि उस रूम में बेड पर अर्नव सोया था। अर्नव की नींद बहुत हल्की थी। दरवाजा खुलने से उसकी नींद हल्की सी खुलती है, लेकिन वो फिर से सो जाता है। समायरा अर्नव को एक नज़र देखती है और अपने पावर से उसकी नींद को और भी गहरा कर देती है। अर्नव अब गहरी नींद में सो चुका था। समायरा चलकर अर्नव के पास आती है और बेड पर आकर बैठ जाती है। वो एकटक अर्नव को सोते हुए देख रही थी और इस वक्त उसकी आंखें नम थी। वो अर्नव के सर पर अपना हाथ रखकर उसके बाल को सहलाने लगती है। इस वक्त वो इमोशनली वीक महसूस कर रही थी, लेकिन अर्नव को उठाकर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। पहली बार अब उसे मरने से डर लग रहा था, क्योंकि अब उसके पास जीने की एक बहुत बड़ी वजह थी। समायरा ये सोचकर और भी परेशान हो रही थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो अर्नव ये सब कैसे झेलेगा। यही सब सोचते हुए वो अर्नव के पास जाती है और उसका दाहिना हाथ साइड में करते हुए उस पर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। भले ही अर्नव सो गया था, लेकिन उसकी बाहों में अभी भी समायरा को बहुत सुकून मिल रहा था। अर्नव के साथ होने की वजह से आज फिर से उसे नींद आ जाती है। इधर कैलाश गुफा में बाबा अपने ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह तेज था। उनके शिष्य उनसे कुछ नीचे बैठे परेशान होकर उन्हें ही देख रहे थे। कुछ देर बाद बाबा अपनी आंखें खोल लेते हैं। आंखें खोलते ही वो बड़े आराम से अपने शिष्य से कहते हैं, क्या तुम्हारे मन में कोई दुविधा है? उनके शिष्य कहते हैं, उन्हें आपकी जरूरत है। बाबा उतने ही आराम से कहते हैं, उन्हें इसके लिए चुना गया है, वो अपनी मदद खुद कर सकते हैं। उनके शिष्य कहते हैं, वो लड़का मर जाएगा। बाबा जवाब देते हैं, भविष्य अपार संभावनाओं से भरा होता है, कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ये कहकर बाबा फिर से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वहीं दीवान विला में सुहानी अपने बेड पर आराम से सो रही थी। तभी अचानक से उसकी आंखें खुलती है और वो उठकर बैठ जाती है। आज भी सुहानी का चेहरा बिल्कुल शांत लग रहा था। वो बेड की दूसरी तरफ देखे बिना उठकर रूम से बाहर जाने लगती है। कुछ ही देर में सुहानी विवेक के रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है।
वो बेड के पास आकर बैठ जाती है और विवेक को एकटक देखने लगती है। इसके बाद वो विवेक के सर पर अपना हाथ रख देती है। सुहानी विवेक के पहने हुए जैकेट की पॉकेट से वो कतार निकालती है और उसे देखने लगती है। फिर उसकी नज़र विवेक के हाथ पर लगे उस चोट पर जाती है जिसे दृष्टा ने बनाया था। सुहानी अपने दाहिने हाथ का अंगूठा आगे करती है और उसी कतार से अपने अंगूठे पर एक कट बना देती है। हाथ पर कट लगने के बाद भी सुहानी के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इससे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। इसके बाद वो अपना अंगूठा विवेक के उस चोट पर रख देती है और कुछ देर तक वैसे ही रहने देती है। कुछ देर बाद जब सुहानी वहां से अपना अंगूठा हटाती है तो विवेक के हाथ का सूजन गायब हो चुका होता है। उसके हाथ पर वो जख्म अभी भी था, लेकिन अब वो एक नॉर्मल जख्म की तरह दिखाई दे रहा था। ऐसा करने के बाद सुहानी वहां से उठकर रूम से बाहर चली जाती है। वो अभी भी अपने सामने एकटक देखकर चलते जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने होश में है ही नहीं। सुहानी इसी तरह आगे बढ़ रही थी, तभी वो किसी से टकरा जाती है और नीचे गिरने लगती है। इससे पहले सुहानी नीचे गिर पाती, एक मजबूत हाथ उसे पकड़ लेता है। जाहिर सी बात है, वो युवराज था। युवराज कंफ्यूज होकर सुहानी को देख रहा था, जो बिल्कुल ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे वो अभी अभी नींद से जागी हो। युवराज की पकड़ में सुहानी अपने आसपास देखते हुए कहती है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। इसके बाद सुहानी युवराज को देखकर कहती है, युवराज सर, क्या आप मुझे यहाँ लेकर आए हो। युवराज कहता है, तुम यहाँ चल रही थी और मुझसे टकरा गई। सुहानी युवराज का सहारा लेकर खड़ी हो जाती है और अपना सर खुजाते हुए कहती है, मैं चल रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो हमारे रूम में आपके साथ सोई थी ना। युवराज भी सुहानी को कंफ्यूज होकर देखने लगता है। सुहानी कुछ याद करने की कोशिश करते हुए कहती है, क्या मैं नींद में चल रही थी। युवराज कुछ सोचते हुए सुहानी को देखने लगता है। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।